Today we will discuss about the topic Coulomb's law. Okay, Coulomb's law. तो देखिए Coulomb's law में क्या है. Coulomb's ने बताया था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. और देखिए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या हो सकता है. ये तो अट्रैक्टिव हो सकता है, चाहे तो ये रिपल्सिव हो सकता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, Fe stands for electrostatic force. Fe stands for electrostatic force. Fe directly proportional to product of their charge, okay, and inversely proportional to a square of separation between center of the two charge. Okay, this is equation number 2. Okay, अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो F E इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा. ठीक है, where K is the Coulomb's constant and proportionality constant, और K की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन SI. ओके, और K की एक और वैल्यू होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, K is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where epsilon is the permittivity constant of the free space, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, इन SI. अब देखिए ये जो भी हमारे पास ये Coulomb's लॉ मिला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कहाँ से आया. तो हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं Coulomb's लॉ को. ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट Coulomb's फाउंड दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड and inversely proportional to the square of separation between two charges. ओके, तो यहाँ पर मैं उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ Coulomb's लॉ की. ड्यू टू लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट Coulomb's found that force between two charge is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to a square of separation between two charge. Okay, square of separation between two charge. ये तो हो गया Coulomb's law. इसको अच्छे से कॉपी कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे. ओके, चलिए. अब हम लोग अच्छे से इसको देखते हैं कि Coulomb's law और क्या क्या बताता है. ओके, तो देखिए एक्चुअली में मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये और ये. इसको मान लो Q1 और इसको मान लो Q2. ठीक है, Q1 और
Q2, इनके बीच की सेपरेशन को हम लोग बोल देते हैं R, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन को बोल देते हैं हम लोग R। मान लेते हैं कि दोनों का नेचर जो है सेम है, ठीक है। दोनों का नेचर कैसा है? सेम, दैट मीन्स की पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ओके। तो इसमें रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, यानी कि सेम नेचर के चार्ज में रिपल्सिव फोर्स एक्ट होता है और अपोजिट नेचर के चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, इसको हम लोग लिखेंगे F21, ठीक है। अब पढ़ेंगे कैसे इसको? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो F21, इस पे चाहो तो वेक्टर लगा सकते हो क्योंकि फोर्स है और फोर्स क्या होगा? वेक्टर होगा। अब देखो इस पे, तो इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा और इसको लिखोगे F12, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ओके। अब देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दैट मीन्स कि F12 का मॉड इक्वल टू F21 का मॉड, ठीक है। अब मॉड किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर मॉड लग जाए तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। कूलॉम्स फोर्स between two charge is equal and opposite in nature, ओके। दूसरा पॉइंट हो गया, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? राइट साइड, और इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट साइड। हमने बताया कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और नेचर कैसा है? एक दूसरे से अपोजिट है। तो एक दूसरे से अपोजिट होने की वजह से अगर लिखा जाए तो F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हो तो इसकी डायरेक्शन को निगेटिव ले लो, या इसकी पॉजिटिव ले लेते हो तो इसकी डायरेक्शन को निगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बस इतना ही। उसके बाद में होता है कि देखिए, तो ये दोनों फोर्सेज जो है दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं, ओके। दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कूलॉम्स, यहाँ पे ओ होता है, कूलॉम्स फोर्स act on two different चार्ज पार्टिकल, दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होंगे ऑन सेम टाइम, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया कि कूलॉम्स फोर्स जो है दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल पे लगेंगे, यानी कि F12 जो है किस पे लग रहा है? चार्ज 1 पे लग रहा है, और F21 जो है वो चार्ज 2 पे लग रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो है अलग अलग, दोनों फोर्स F12 और F21 जो है दोनों अलग अलग चार्जेस पे लग रहे हैं एट द सेम टाइम, यानी कि जिस टाइम पे ये फोर्स एक्ट होगा उसी टाइम पे ये भी फोर्स एक्ट होगा चार्ज 1 पे, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, कूलॉम्स फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स ऑन सेम टाइम, ठीक है। अब देखिए ये जो भी कंडीशंस हैं, ये जो भी हमने अबव कंडीशन देखा, तो ये कंडीशन देखने से हमें ये पता चलता है कि कूलॉम्स फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉर्म करता है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉर्म करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कूलॉम्स फोर्स form action reaction pair,
ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉर्म करता है। ओके, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है कि F12 और F21 जो भी है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्ट होता है। दैट मीन्स कि इन दोनों चार्जेस को जिस लाइन से अपन ज्वाइन करते हैं, इन दोनों चार्जेस को अपन जिस लाइन से ज्वाइन करते हैं उसी लाइन के अलोंग ये फोर्सेज एक्ट होते हैं। ठीक है, ये दोनों फोर्सेज एक्ट होते हैं। अब जैसे देखो ये दोनों का तो नेचर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा और ये इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए तो इसकी डायरेक्शन क्या, इस लाइन के अलोंग ही, लाइन की डायरेक्शन अगर ऐसे मान लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन ही यानी कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हुआ। ठीक है, अब मान लो कि ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया तो फोर्सेज का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और उस कंडीशन में भी देखिए तो ये चार्जेस सॉरी ये जो फोर्सेज हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही हो रहे लग रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट electrostatics force always act along the line of two charge। ठीक है, along the line joining of the two charges। ओके, तो अब देखिए इन सभी कंडीशंस को देख करके, जैसे कि इसको मैं थर्ड पॉइंट मान लूँ। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट को देखने से हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक सेंट्रल फोर्स की तरह एक्ट होता है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स की कंडीशन होती है कि two different forces act on two different particles equal in magnitude, opposite in nature and also act along the line joining of the two charges। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक it is also known as central force। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ना इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। ओके, चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन।